हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र, जो सामाजिक विज्ञान का चौथा भाग है अर्थशास्त्र, उसका हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? संसाधन के रूप में लोग। तो दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले वीडियो में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया था, किस तरह से शकल जो था उसने पढ़ाई की, कंप्यूटर की पढ़ाई की और उसकी उत्पादकता बढ़ी। उस हिसाब से उसकी उत्पादकता बढ़ी। पढ़ाई जब उसने किया, शिक्षा ग्रहण किया, तो उसका उत्पादकता बढ़ गया, उसकी आय बढ़ गई। कि भाई उसका जो दूसरा ट्रेंड था, उसने पढ़ाई नहीं की, वो अपने माँ की तरह मछलियाँ बेचता रह गया और उसका जो क्या था आय था वो अपनी माँ की इतना ही रह गया। उसकी माँ कितना कमाती थी? 150 रुपये, यानी कि 150 प्रतिदिन कमाती थी, उतना ही आय उसका भी रह गया। तो जो यानी कि शिक्षा थी, शिक्षा ने क्या किया? उस व्यक्ति का विकास किया, उस परिवार का विकास किया, न सिर्फ देश का भी विकास किया। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है, जब व्यक्ति कुशल होता है, मतलब कि उसके अंदर तकनीक के कौशल आता है, तो क्या होता है? कौशल आने से कौशल निर्माण होता है, तो वह उत्पादन ज़्यादा करता है। जब उत्पादन करेगा तो आय उसकी बढ़ेगी, उत्पादन करेगा तो आय बढ़ेगी, और जब उसकी आय बढ़ेगी तो वह देश का भी विकास होगा, देश की भी आय बढ़ेगी। तो ये था। अब आज जो पढ़ना है जनसंख्या की गुणवत्ता। देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होता है? जनसंख्या की गुणवत्ता का मतलब ये है कि जनसंख्या की गुणवत्ता जो होती है वो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और निरूपित जीवन प्रत्याशा से निरूपित जो व्यक्ति होते हैं उनके स्वास्थ्य और देश के लोगों के द्वारा जो कौशल का निर्माण होता है उस पर निर्भर करता है। यानी कि जनसंख्या की गुणवत्ता जो होती है वो साक्षरता दर, अगर साक्षरता दर कहीं पे बढ़ी हुई है, साक्षरता दर अगर बढ़ रही है, जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रहा है और लोगों का कौशल निर्माण भी बढ़ रहा है, लोगों के अंदर कौशल ज्यादा पनप रहा है, कौशल निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जनसंख्या की गुणवत्ता भी वहां पे दिखाई देगी। जनसंख्या की गुणवत्ता से मतलब यही होता है कि साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा यानी कि स्वस्थ व्यक्ति और देश के लोग, जो देश के लोगों के द्वारा जो कौशल का निर्माण होता है वो उस पर निर्भर करता है। जनसंख्या की गुणवत्ता किस पे निर्भर करता है? जनसंख्या की गुणवत्ता जो होती है वो स्वास्थ्य, साक्षरता दर यानी शिक्षा पर निर्भर करता है, जीवन प्रत्याशा पर निर्भर करता है और कौशल, लोगों के द्वारा जो कौशल होता है, कौशल का निर्माण उस पर निर्भर करता है। अब जीवन प्रत्याशा क्या होता है? जीवन प्रत्याशा का मतलब ये होता है कि एक उम्र के बाद जो जीवन होता है, एक उम्र के बाद किसी व्यक्ति की एक उम्र के बाद एक जो उम्र होती है, हर व्यक्ति की निश्चित उम्र मानी गई कि लगभग इतने वर्ष जिएंगे, इतने वर्ष जिएंगे, 60 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे। जैसे कि मान लीजिए 60 साल क्या है? एवरेज है। तो 60 साल एवरेज है, हर व्यक्ति की 60 साल की एवरेज है। अगर 65 साल कोई जिया, इसका मतलब ये मान लेंगे कि जीवन प्रत्याशा क्या होगा? बढ़ गया। यानी कि एक जो निश्चित और एवरेज माना गया है, एक औसत माना गया है जीवन का, वही क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा। यानी कि उम्र का एक औसत जो निश्चित किया गया है, व्यक्ति की उम्र का जो औसत निश्चित किया गया है, औसत मान लिया गया है, वही क्या होता है? जीवन प्रत्याशा कहलाता है। अब उस औसत के, अगर उस औसत से जीवन उम्र जो है बढ़ रही है, यानी कि जो 60 साल जी रहा था अब 65 साल जी रहा है, तो ये मान के चलना चाहिए कि जीवन प्रत्याशा क्या हुई? बढ़ गई। और अगर वो उसे 60 साल उसका औसत है और उस औसत से अगर औसत घट रहा है, यानी कि औसत 60 साल से 55 साल हो गया, इसका मतलब क्या माना जाएगा? कि जीवन प्रत्याशा घट रहा है। तो जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? जीवन का जो औसत होता है उस वही जीवन प्रत्याशा कहलाता है। तो देखिए, जनसंख्या की गुणवत्ता भी, तो जनसंख्या की गुणवत्ता क्या करती है? जनसंख्या की गुणवत्ता जो होती है वो किसी भी देश के विकास को क्या करती है? निर्धारित करती है। जनसंख्या की गुणवत्ता क्या करती है? किसी भी देश के विकास को निर्धारित करती है। क्योंकि जिस देश में ज्यादा शिक्षित लोग होंगे, यानी कि ज्यादा साक्षर लोग होंगे, ज्यादा जीवित लोग रहेंगे, यानी कि ज्यादा उम्र में जीने वाले लोग, जिनकी उम्र ज्यादा हो, औसत जीने की ज्यादा हो, तो अगर साक्षरता है, शिक्षित है, तो ज्यादा शिक्षित है तो वो ज्यादा हर चीज को समझेंगे, हर काम को समझेंगे। उनकी जीवन प्रत्याशा ज्यादा है, यानी कि उम्र ज्यादा हो रही है, ज्यादा साल जी रहे हैं, तो ज्यादा दिन तक वो उत्पादन करेंगे। जितना ही ज्यादा जिएंगे, ज्यादा दिन उत्पादन करेंगे। क्योंकि वो स्वस्थ अगर है तो, स्वस्थ है तो क्या करेंगे? व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो
वो बीमार नहीं पड़ता, स्वस्थ है तो रेगुलर काम करेगा, वो रेगुलर उत्पादन करेगा। और अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, मान लीजिए कि व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है, 2 दिन काम करता है, 4 दिन बीमार रहता है, फिर 2 दिन काम करता है, 4 दिन बीमार रहता है, इस तरह से वो काम करता है, तो क्या होगा कि वो उत्पादन उतना नहीं कर पाएगा जितना कि एक स्वस्थ व्यक्ति करता है। क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति जो होगा वो रोज उत्पादन करेगा, वो 10 ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो हफ्ते में 70 वस्तुओं का उत्पादन करेगा। और जैसे 70 वस्तु का उत्पादन करेगा, वही अगर बीमार व्यक्ति है वो हफ्ते में 3 दिन बीमार है, 4 दिन वह काम किया, तो वह उस हिसाब से अगर उसका औसत निकाला जाएगा तो वो 40 वस्तुओं का ही उत्पादन कर पाएगा। जबकि स्वस्थ व्यक्ति ने क्या किया, लगातार वो काम किया तो वो 70 वस्तुओं का उत्पादन किया। तो इस तरह से जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो उत्पादन को बढ़ाता है, और जो बीमार व्यक्ति होता है वो उसके उत्पादन बढ़ता नहीं है। तो ये होता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन प्रत्याशा स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके उत्पादन बढ़ेगा। शिक्षित है और स्वस्थ है, इसके अलावा वो कुशल है, कौशल है, यानी विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न उसको तकनीक का ज्ञान है, तो भी वो क्या होगा, उससे भी उसका काम करने का तरीका, उससे उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो यही होती है जनसंख्या की गुणवत्ता, जिसमें क्या क्या शामिल होता है, साक्षरता दर शामिल होती है, जीवन प्रत्याशा शामिल होता है, और क्या शामिल होता है, और एक कौशल निर्माण। ये 3 चीजें क्या है, काफी महत्वपूर्ण है किसी भी देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए। ये 3 चीज क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होगी वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होगा। अगर वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, वस्तु का उत्पादन ज्यादा, आय भी ज्यादा होगा। और जिस देश में जनसंख्या की गुणवत्ता ज्यादा है वहाँ पे ज्यादातर लोग रोजगार रहेंगे। जब ज्यादा रोजगार है तो सबकी आय बढ़ेगी, सबको आय मिल रहा है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, प्रत्येक की आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। जहाँ पे लोग बेरोजगार हैं वहाँ की आय घटती है, वहाँ की प्रत्येक की आय कम होगी, राष्ट्रीय आय भी कम होगी, तो वह देश विकास नहीं कर सकता। तो ये निर्भर करता है, क्योंकि जनसंख्या की गुणवत्ता जो है वो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है, अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो ये इस पर निर्भर करती है। अब अगला पॉइंट है शिक्षा। जैसा कि मैंने पहले बताया, शिक्षा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के विकास के मार्ग, किसी भी देश को विकास के मार्ग पे लाने के लिए शिक्षा क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षित व्यक्ति क्या करते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, जबकि जो निरक्षर होते हैं वो देश के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, शिक्षित व्यक्ति को ज्यादा रोजगार मिलने के चांस रहते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं शिक्षित व्यक्ति को रोजगार मिलने के, और वो उत्पादन ज्यादा करते हैं तो उससे आय बढ़ती है। जैसे कि देखिए, अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में शकल की जो हमने कहानी पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उस शकल ने जीवन के आरंभिक वर्षों में क्या किया, शिक्षा ली। क्या किया उसने, जीवन के आरंभिक वर्षों में शिक्षा ने उसको क्या किया, उसने जीवन के आरंभिक वर्षों में पढ़ाई लिखाई की, तो उससे उसको नौकरी और वेतन मिला। उससे क्या मिला, उसको फल के रूप में क्या मिला, उसे फल के रूप में नौकरी भी मिला और वेतन भी मिला, इसको शकल को। जबकि वही उसका जो मित्र था बिलास, उसने पढ़ाई में रुचि नहीं ली, उसने पढ़ाई नहीं की, और तो उसको क्या मिला, उसको वह मछली बेचता ही रह गया, जिसे क्या कहते हैं कि उसे दूसरे काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जो वो न चाहते हुए भी उसे वो काम करना पड़ा जिसको वो नहीं करना चाहता। तो शकल पे कहानी से क्या मालूम चलता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा ही देश को विकास के मार्ग पर लाती है। यानी कि शिक्षा अगर व्यक्ति शिक्षित है तो क्या उससे उसको रोजगार मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, और उसको वेतन मिलने की भी, जब रोजगार मिलेगा तो उसके साथ साथ उसको क्या, उसका वेतन भी बढ़ेगा, देश की आय भी बढ़ेगी। तो देखिए, तो देश को इस समय मुख्य देश का जो प्रमुख आवश्यकता वो क्या है, शिक्षा है। यानी देश का जो प्रमुख आवश्यकता है कि वो शिक्षा की क्या किया जाए, शिक्षा का विस्तार किया जाए। देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पे इस समय लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से पीछे हैं शिक्षा के मामले में। धीरे धीरे अब सुधार देखने को मिला है, लड़कियों पे ज्यादा ध्यान दिया गया। पिछले कुछ दशकों में लड़कियों पे क्या किया गया है, ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय की भी स्थापना की गई है। हर जिले में क्या किया गया है,
नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है। इसके अलावा बहुत सारे स्कूलों की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिले में तो नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई है, इसके अलावा भी बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना की, बहुत सारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा शिक्षा पे अब सरकार ने क्या किया, बहुत अधिक जोर दिया है। जैसे कि जो पहला पंचवर्षीय योजना था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, उसमें जो था शिक्षा पे कितना रुपया खर्च किया गया, लगभग 150 करोड़, 151 करोड़ के आसपास क्या किया गया था, शिक्षा पे खर्च किया गया। सरकार को भी मालूम है कि शिक्षा ही देश को विकास के मार्ग पर क्या कर सकती है, अग्रसर कर सकती है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था, जो 1951 ईस्वी में चलाया गया था, 1951 से पंचवर्षीय योजना क्या होता है, जो 5 वर्ष के लिए योजना चलाई जाती है सरकार के लिए, वही क्या होता है, पंचवर्षीय योजना। तो जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसे 1951 में चालू किया गया था, 5 वर्षों का था, 1951 से 1956। तो उस समय 151 करोड़ उसकी क्या किया गया था, शिक्षा पे व्यय किया गया। शिक्षा पे व्यय कितना किया गया, 151 करोड़। वही जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसमें कितना किया गया, लगभग 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,366.90 करोड़, यानी कि 3,366.90, यानी कि कितना करोड़ रुपया क्या किया गया था, 11वीं पंचवर्षीय योजना में खर्च किया गया था। इसके अलावा क्या किया गया, देखिए 1951-52 में ये जो शिक्षा पर बजट था, 1951 1951-52 में शिक्षा पर बजट कितना था, 1951-52 में शिक्षा पर जो बजट था वो 0.6, पूरा बजट होता है उसके शिक्षा पर कितना बजट दिया गया था, 0.64%। कब, 1951-52 में। लेकिन इसके बाद लगभग 50-60 सालों के बाद हम ये कहना कि 2015-16 में 2015-16 में क्या किया गया कि शिक्षा के जो बजट था उसके बाद वो 3% हो गया, यानी कि बढ़ा के कितना कर दिया गया, शिक्षा पे बजट 3% कर दिया गया। इसके बाद केंद्रीय सरकार, केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा साक्षरता दर, केंद्रीय और राज्य सरकारों के द्वारा क्या किया गया, कुछ साक्षरता दर में कुछ कमी की गई, मतलब कि बजट में कुछ कमी की गई। और 2017-18 में 2.7% हो गया था, यानी कि कुल बजट का 2.7% किससे किया खर्च किया जा रहा था, शिक्षा। यानी कि जो पिछला जो आंकड़ा है 2017-18 उसमें बजट पे कितना खर्च किया गया, शिक्षा के बजट पे 2.7% खर्च किया गया है। देखिए अब जब सरकार ने शिक्षा पे पैसा खर्च किया, शिक्षा के बारे में ज्यादा ध्यान दिया, तो उससे साक्षरता दर भी बढ़ी। तो 1951 में साक्षरता दर कितनी थी, 1951 में जो साक्षरता दर थी वो थी 18%। कितना परसेंट, 1951 में जब देश आजाद के देश की आजादी के 2-3 साल बाद, 3-4 साल बाद तक 1951 बाद में साक्षरता कितनी थी, 18%। जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया था, 2011 में बढ़कर हो गया था 74%। इससे हम पता कर सकते हैं कि सरकार ने शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया, सरकार ने शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दिया, जिसके बाद क्या हुआ कि जो आंकड़ा था वो बढ़ गया है। अभी मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह से शिक्षा की जो दर थी वो वर्ष दर वर्ष बढ़ती चली गई है। तो वेट करिए 1 मिनट, उस टाइम मैं आपको भी बताता हूँ कि ग्राफ के द्वारा किस तरह से जो साक्षरता दर थी वो बढ़ी थी। देखिए ये है आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार। ये फिगर में थोड़ा सा लाइनिंग तिरछा है, उसको मत देखिए, इस आंकड़े पे ध्यान दीजिए। देखिए जो 1951 था, 1951 में ये देखिए ये जो लाइनिंग है, ये जो रेखा खींची गई है, ये है साक्षरता दर, जिसको मैंने चार्ट से इस तरह से सेट किया है। ध्यान रखें ये पुरुषों का साक्षरता दर है, इसके बगल में ये स्त्रियों की साक्षरता दर है, और ये जो पहला है ये पूरा दोनों का एवरेज है, यानी साक्षरता दर। देखिए 1951 की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, लगभग 18% थी। 1951 में कितनी थी, 18%। जो 2011 में वो आंकड़ा बढ़ के कितना हो गया है, 74%। जो साक्षरता थी 1951 में 18%, वो 2011
11 में बढ़ के कितना हो गया 74%। इस तरह से देखिए साक्षरता प्रति 10 वर्ष से जो आंकड़े निकाले गए 51, 2061, सॉरी 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। हम सभी को मालूम है कि जो जनगणना होता है 10 साल का होता है, उस 10 साल में आंकड़े निकाले जाते हैं। तो 51 में 18% था, फिर 1961 में 10 सालों में लगभग 28 या 29% के आसपास वो साक्षरता चली गई। इसी तरह से 1971 में जो साक्षरता थी वो 35 के ऊपर चली गई, 35% के ऊपर। 1981 में वो साक्षरता कितनी चली गई, लगभग 45% के आसपास चली गई। 1991 में जो साक्षरता थी वो लगभग आपका 54% हो गया। 2011 में जो साक्षरता थी वो लगभग 66%, और 2001 में, और 2011 में 74%। तो जो साक्षरता थी वो प्रति दशक में बढ़ती रही है। सरकार ने साक्षरता के लिए, शिक्षा के लिए काफी प्रयास किया है, और वो हमें इस ग्राफ के द्वारा समझ में भी आ रहा है। इसी तरह से ये जो पुरुषों का साक्षरता है उसमें भी इजाफा देखने को मिलता है। हालांकि पुरुषों का साक्षरता और स्त्रियों की साक्षरता में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। ये पुरुषों का साक्षरता है, ये स्त्रियों का, ये पुरुषों का है, ये स्त्रियों का, ये पुरुषों की साक्षरता दर है, ये स्त्रियों का है, ये पुरुषों का, ये स्त्रियों का। तो काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला है। यानी कि लगभग हम ये कहें कि जो महिलाओं का साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले 16% कम रहा है। कितना रहा है? 16% कम रहा है महिलाओं का जो साक्षरता है। देखिए यहाँ पे 2011 में जो पुरुषों का साक्षरता दर लगभग 84% था। कितना? लगभग 84% था, जबकि महिलाओं का उसी समय का जो साक्षरता था वो लगभग कितना था? 66%। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 16% जो महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 16% पुरुषों के मुकाबले कम रहा है। इसी के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि शहरों में भी ये तो महिला पुरुषों का साक्षरता हो गया, इजाफा तो तीनों में हुआ है। साक्षरता दर में भी इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। पुरुषों की साक्षरता दर में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, और महिलाओं के साक्षरता दर में भी लगातार वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि पुरुषों के मुकाबले जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो कम रही है। अब ये तो महिलाओं और पुरुषों का आंकड़ा था। अब हम ये कह सकते हैं ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी साक्षरता में काफी अंतर देखने को मिला है। उसमें भी लगभग हम कह सकते हैं कि 16% का अंतर रहा है। नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर अधिक रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम रही है। तो उसमें भी लगभग हम कह सकते हैं कि 16% का अंतर रहा है। इसी तरह से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें साक्षरता, जिनके कुछ जिलों में जो साक्षरता है वो काफी ज्यादा पहुंच गए। जैसे हम केरल का नाम लेते हैं। केरल के कुछ जिले ऐसे रहे हैं जहाँ पे साक्षरता जो है वो 94% तक पहुंच गई है। यानी कि केरल में ज्यादा शिक्षा का विस्तार हुआ। वही कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे साक्षरता क्या है, लो रही है। जैसे बिहार में कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से साक्षरता बढ़ी रही है। जो आंकड़े थे उस हिसाब से जब केरल में 94% था, तो उस आंकड़े के अनुसार हम कह सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय जो बिहार का साक्षरता दर था वो सिर्फ 62% था। तो साक्षरता न सिर्फ महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर रहा है, बल्कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में, यहाँ तक कि राज्यों में भी क्या हुआ है, अंतर देखने को मिला है। देखिए 2013-14 के आंकड़े के अनुसार क्या हुआ, 2013-14 में क्या किया गया, प्राथमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई गई। यानी कि प्राथमिक विद्यालयों को लगभग 2013-14 में कितना था, 8.58 लाख। कितना था? लगभग 8.5 लाख, 8.58 लाख। ये क्या थे? प्राथमिक विद्यालयों की संख्या थी। 8,58,000 प्राथमिक विद्यालय थे। कहाँ पे? उस समय 2013-14 में। किसमें? 2013-14 में पूरे देश में कितना था? 8.58 लाख। तो उसकी भी संख्या बढ़ाई गई। उसको भी क्या किया गया है, पिछले कुछ वर्षों में उनकी भी साक्षरता, उसकी क्या कहते हैं, संख्या, उसको भी बढ़ाया गया है। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय दिन प्रतिदिन लगभग हम क्या देखते हैं कि हर गांव में, अब बहुत सारे ऐसे, बहुत ही कम ऐसे गांव होंगे कि जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय नहीं है। लगभग हर गांव में प्राथमिक विद्यालय को खोला गया ताकि वहाँ के लोग क्या कर सकें। 2010 के क्या था, 2010 का सर्व शिक्षा अभियान, 2010 के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क क्या किया जाए, शिक्षा दी जाए। 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। इसलिए 2010 में क्या किया गया,
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई। अब चूंकि बच्चे स्कूल में आए, वहाँ पे उपस्थिति ज्यादा हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि गांव में देखिए कि बहुत सारे बच्चे स्कूल होने के बावजूद भी पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं कि क्योंकि उन्हें काम करना है। छोटे बच्चे हैं, उनके घर गरीब है, उनके परिवार को पैसे की आवश्यकता है, माँ बाप भी काम करते हैं, बच्चों को भी काम करना पड़ता है, या माँ बाप बीमार है तो बच्चा काम करता है, छोटा बच्चा वो काम करके। बहुत सारे ऐसे परिवार के उदाहरण है जिनमें छोटा बच्चा क्या करता है, काम करके परिवार का पालन पोषण करता है। तो बच्चे स्कूल में जाएं, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जाएं, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए विभिन्न प्रबंध किया गया। जैसे कि दोपहर का भोजन स्टार्ट किया गया, प्राथमिक विद्यालय में दोपहर का भोजन दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है फ्री में, दोपहर का भोजन फ्री में, ड्रेस दिया जाता है, किताबें दी जाती है। तो बच्चों को आकर्षित किया जाता है कि वे क्या, वे स्कूल में जाएं। स्कूल में जाएंगे तो वे सीखेंगे, पढ़ेंगे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट होगी तो वो हो सकता है कि वो किसी उत्पादन योग्य बन जाए, किसी उत्पादन योग्य बन जाए, क्योंकि उनका जो वो परिवार का विकास तभी कर सकते हैं, परिवार का विकास या देश का विकास वो तभी कर सकते हैं जब वो योग्य हो, कुशल हो, किसी उत्पादन लायक बन जाए। तो ऐसा तब होगा जब वो शिक्षा हासिल करेंगे। तो इसलिए सरकार विभिन्न आंकड़ों से क्या करती है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा उन्हें आकर्षित करती है कि वो विद्यालय में जाएं। तो इसके अलावा देखिए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या तो लगातार बढ़ी ही है। कुछ जिलों को या छोड़ दिया जाए, कुछ स्थानों को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह प्राथमिक विद्यालय। इसके अलावा बड़े स्तर पे जो प्राथमिक के अलावा जो उच्च स्तर के विद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का, विभिन्न व्यावसायिक संस्थान का, सरकारी या प्राइवेट विभिन्न स्तर पे, वहाँ पे भी संख्याएं लगातार बढ़ी हैं। विश्वविद्यालयों की संख्या की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालयों के जो विभिन्न स्नातक के विद्यालय होते हैं, वो डिग्री कॉलेज जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक संस्थान होते हैं उनके बारे में, उनका आंकड़ा लगातार क्या हुआ है, बढ़ा है। इन राज्यों में, विभिन्न राज्यों में क्या हुआ है, लगातार आंकड़ा बढ़ा है। तो जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया। इन राज्यों में ज्यादा क्या है, ज्यादा आपके विद्यालयों की संख्या है और बहुत सारे मेडिकल जो कॉलेज टाइप के हैं वहाँ पे उन राज्यों में ज्यादा है। तो लेकिन जो शिक्षा की क्या कहते हैं प्रसार किया गया वो लगभग हर राज्यों में हुआ है और ये साक्षरता बताती है कि शिक्षा का विस्तार किया गया है। हालांकि कुछ कमियां जरूर रही हैं लेकिन फिर भी शिक्षा का विस्तार हुआ है और विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के द्वारा क्या किया गया, बच्चों को आकर्षित किया गया है, खाना देकर, दोपहर का भोजन देकर, वस्त्र देकर, ताकि वे क्या करें, वे स्कूलों में आकर्षित हो, स्कूलों में जाके पढ़ें। तो ये था साक्षरता से संबंधित, शिक्षा से संबंधित। अब अगला पॉइंट है स्वास्थ्य। ये शिक्षा का आंकड़ा था। अब अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे शिक्षा महत्वपूर्ण है, शिक्षा देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से क्या है, स्वास्थ्य भी क्या है, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए एक कंपनी का उद्देश्य क्या होता है, जो कंपनी होती है जो रोजगार देती है उसका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। यानी कि कोई भी व्यापार करता है या कोई भी कंपनी खोलता है, कंपनी या व्यवसाय कोई भी करता है तो वो क्यों खोलता है, क्यों उसका व्यवसाय करता है, क्यों वो कंपनी चलाता है, खोलता है, क्योंकि उसका जो उद्देश्य होता है वो अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो क्या कोई कंपनी ऐसी है जो अस्वस्थ, कोई व्यक्ति अस्वस्थ लोगों को रोजगार देने के बारे में सोच सकती है? क्या कोई ऐसी कंपनी है, क्या कोई ऐसा व्यवसाय है जो वहाँ पे व्यक्ति को, अस्वस्थ व्यक्तियों को रोजगार मिले? ऐसा नहीं है। देखिए स्वस्थ व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा, जो कंपनियां होंगी वो किन्हें रोजगार देंगी, स्वस्थ व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा, मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है तो वो रेगुलर काम करेगा, जब वो रेगुलर काम करेगा तो उसका द्वारा उत्पादन वस्तुओं का अधिक होगा। कोई भी व्यक्ति जब लगातार काम करेगा, चाहे वो कम ही काम करे लेकिन लगातार करे,
तो उससे उत्पादन निरंतर होगा, उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का जो उत्पादन होगा वो निरंतर होगा और वो लगातार करेगा तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या ज्यादा होगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, लगातार हमेशा बीमार रहता है, कुछ दिन वह काम पे जाता है, कुछ दिन काम पे नहीं जाता है, तो क्या होगा, तो वह उतना उत्पादन नहीं कर पाएगा कि जितना कि स्वस्थ व्यक्ति उत्पादन करता है। दोनों में अंतर यही है कि जो स्वस्थ व्यक्ति वो लगातार रेगुलर काम करेगा तो वो लगातार उत्पादन करेगा, तो कंपनी का भी भला होगा, कंपनी लगातार क्या करेगी, वो वस्तुओं को बेचेगी तो इससे कंपनी को आय होगा। अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो लगातार वो उपस्थित नहीं होता है, तो वो लगातार काम नहीं कर रहा है, तो वो लगातार वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पाएगा। अब जब वो लगातार वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पा रहा है तो कंपनी के पास उतनी वस्तु नहीं रहेंगी कि वो लगातार हर दिन ले जाके वस्तुओं को बेच सके, तो कंपनी की जो आय होगी वो घट जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा वस्तुओं का निर्यात नहीं कर पाएगी, तो उससे उसकी आय घटेगी। तो जो इसलिए कंपनी किनको काम ज्यादा देने के प्रीफर करेंगी, जो व्यक्ति स्वस्थ हो, शिक्षित तो हो ही, शिक्षित तो है ही, पहला वो तो पहला पॉइंट है शिक्षित होना, लेकिन उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है स्वस्थ होना, तो रोजगार उन्हें ही मिलने का चांस ज्यादा है जो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, उस कंपनी का विकास करेगा, अपने परिवार का विकास तो करेगा, कंपनी का भी विकास करेगा, कंपनी की भी आय बढ़ेगी, इस परिवार की आय बढ़ेगी, तब देश की भी आय बढ़ेगी। तो स्वस्थ व्यक्ति क्या करता है, देश के विकास में योगदान देता है। देखिए, तो देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे गरीब, ज्यादातर जो अस्वस्थता देखी जाती है वो कहाँ पे देखी जाती है, गरीब परिवार में। गरीब परिवार ज्यादा अस्वस्थ होता है, तो जनसंख्या के स्वास्थ्य को सुधारना किसी देश की प्राथमिकता होती है। किसी भी देश की प्राथमिकता क्या है, शिक्षा देने के साथ साथ क्या करना कि उसके स्वास्थ्य को सुधारना। गरीब देशों में अक्सर देखा जाता है, जैसे भारत का उदाहरण है, क्योंकि भारत में गरीबों की संख्या ज्यादा है, गरीब जो लोग होते हैं उनकी आय चूंकि कम होती है, गरीबों की आय क्या होती है, बहुत ही कम होती है, लो दर्जे की होती है। तो जब आय कम होगी तो वो क्या करेंगे, किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर लेते हैं। तो पालन पोषण किसी तरह से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पौष्टिक भोजन नहीं यूज कर रहे हैं, पौष्टिक भोजन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके पास दवाएं के लिए पैसे नहीं है, तो उनका स्वास्थ्य गिरता है, वे बीमार पड़ते हैं। जब उनका स्वास्थ्य गिरेगा तो वो बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा नहीं है, उनके परिवार के पास पैसा नहीं है कि वे क्या कर सकें, उनके परिवार के पास पैसा नहीं है कि वे अलग से व्यक्ति को शिक्षित कर सकें या पौष्टिक भोजन, अपने परिवार को पौष्टिक भोजन दे सकें, उनके पास क्योंकि पैसा नहीं होता है। तो सरकार का विभिन्न देश का जो मुख्य मुद्दा होता है, क्या होता है कि उस देश के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारना, क्योंकि अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो क्या करेगा, व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो वो उत्पादन ज्यादा करेगा, उससे उसके परिवार को भी आय होगी, उसके देश को भी आय होगी। उससे सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में इस मामले में सरकार ने क्या किया, सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की गई है। इसी मद्देनजर, इसी विषय के मद्देनजर क्या किया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है, मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। लगभग देश में 380 के आसपास क्या है, मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग 380 है, लगभग इतने ही बराबर क्या है डेंटल मेडिकल कॉलेज, मतलब कि डेंटल से संबंधित अस्पताल हैं। तो अब विभिन्न राज्यों में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी खोला गया है और इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेजों को भी खोला गया है, जिनमें कुछ राज्य जो है, मैंने बताया दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया। इन राज्यों में ज्यादातर मेडिकल कॉलेज हैं, ज्यादातर यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जबकि कुछ राज्यों में कम है। फिर भी लगभग अधिकतर राज्यों में क्या किया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। तो अब इन मेडिकल कॉलेजों में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की संख्या भी लगातार बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों के अगर मुकाबले देखा जाए, कुछ दशकों के मुकाबले देखा जाए, तो न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हुई है, संख्या बढ़ी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी है, डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई गई है, और उसके जो विभिन्न स्टाफ होते हैं उसमें जो विभिन्न चीजों का आवश्यकता होती है, उन सभी चीजों की क्या की गई है, संख्या को बढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार स्वास्थ्य पे ध्यान देती है। भारत जैसे गरीब देश में ज्यादातर लोग जहाँ पे गरीब है वहाँ पे स्वास्थ्य की समस्याएं ज्यादातर देखने को मिलती है। तो इन कॉलेजों के, मेडिकल कॉलेज या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के खुलने से क्या होता है कि इनके गरीब लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उन्हें सस्ते में उनको इलाज मिल जाता है। तो इस बारे में सरकार ध्यान देती है। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि इन सभी के
खोले जाने से, मेडिकल कॉलेज की स्थापना से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ी है। 2014 में जो आंकड़ा था वो कितना था? 2014 में आंकड़ा बढ़कर 68.3 वर्ष हो गई है। जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितना हो गया है? 2014 में बढ़कर जो पहले के मुकाबले बढ़ा है, तो 2014 में बढ़कर कितना हो गया? 68.3 वर्ष हो गया। वहीं शिशु मृत्यु दर जो थी वो 1951 में 147 थी, जो घटकर 2016 में कितना हो गया? 34 हो गया। 1951 में कितना था? 1951 में 147 था, जो 2014 में कितना हो गया? 34 हो गया। तो शिशु मृत्यु दर भी घटी है। शिशु मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि किसी विशेष समय में एक निश्चित समय कर लिया जाए, विशेष समय कर लिया जाए, तो उस दौरान 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने शिशुओं की मृत्यु होती है उसे भी क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर। एक विशेष समय में 1000 व्यक्ति के पीछे जितने शिशुओं की मृत्यु होती है, जितने छोटे बच्चों की मृत्यु होती है, एक वर्ष से कम, एक निश्चित समय में 1 वर्ष से कम के उम्र वाले जितने शिशुओं की मृत्यु होती है उसको क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर। तो 1951 में 147 था, जो घटकर 2014 में कितना हो गया? 34 हो गया। तो इसी तरह से शिशु मृत्यु दर घटा है। इसके साथ साथ जन्म दर भी गिरा है। जन्म दर जो था 2020.4 था, वो जो और 20 घटकर कितना हो गया? 20.4, और मृत्यु दर घटकर कितना हो गया? 6.4। मृत्यु दर जो घटा है वो कितना होगा? 6.4, और जो जन्म दर था वो 20.4। अब देखिए मृत्यु दर क्या होता है? मृत्यु दर का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय में, एक विशेष समय में 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, उसे मृत्यु दर कहा जाता है। यानी कि एक निश्चित समय में 1000 व्यक्ति के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और वही जन्म दर किसे कहते हैं? एक विशेष समय में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, जो 1000 व्यक्ति का आंकड़ा एवरेज निकाला जाता है, 1000 व्यक्ति के आंकड़े में कितने शिशुओं का जन्म होगा, 1000 व्यक्ति के पीछे कितने शिशुओं का जन्म होगा, उसे जन्म दर कहा जाता है। और एक विशेष समय में 1000 व्यक्तियों के पीछे कितने व्यक्ति मरे, उसे क्या कहा जाता है? मृत्यु दर। और शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि एक विशेष समय में 1 वर्ष से कम की उम्र के मरने वाले शिशुओं की संख्या, एक विशेष समय में 1 वर्ष से कम के शिशुओं के मरने की संख्या को क्या कहता है? शिशु मृत्यु दर। तो जो मृत्यु दर है वो भी घटा है, और जो जन्म दर है वो भी घटा है। ये सरकार के विभिन्न प्रयास रहे हैं। सरकार के विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का कारण क्या हुआ है कि शिशु मृत्यु दर घटा है, मृत्यु दर घटा है, उसके साथ साथ जन्म दर भी घटा है। तो ये किस कारण से हुआ है? सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिया है, उस वजह से ये क्या हुआ? ये आंकड़ा घटा है। अब अगला पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या है? बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी क्या होता है? बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि एक प्रचलित मजदूरी दर पर अगर जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पे व्यक्ति काम करना चाहे, प्रचलित मजदूरी दर पर इच्छुक व्यक्ति को, जो प्रचलित मजदूरी दर है बाजार में, जो मजदूरी दर यानी हम मान लें कि 200, एक दिन का 200 मजदूरी दर है, तो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को भी जब रोजगार नहीं मिल पाता है तब उसी को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को भी काम न मिल पाए तो उसी को क्या कहा जाता है? बेरोजगारी। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि बाजार में मान लीजिए एक दिन का मजदूरी दर कितना है? 200 निर्धारित किया गया कि एक दिन काम करने पे आपको कितना मजदूरी मिलेगा? 200। अब अगर कोई व्यक्ति उस 200 पे मजदूरी करना चाहे, यानी कि जिसको आवश्यकता है वो तो काम करेगा ही, तो
कोई व्यक्ति 200 की मजदूरी का काम करना चाहे और इसके बावजूद उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? उसी को कहा जाएगा बेरोजगारी। जैसे कि देखिए शकल की माँ क्या थी? शकल की जो माँ थी, कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि शकल की जो माँ थी वो घरेलू काम करती थी, यानी घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, अपने पति के कामों में क्या करती थी? सहायता करती थी, अपने बच्चों के कामों में सहायता करती थी, उनकी मतलब कि विभिन्न कामों से उनकी सहायता करती थी, यानी घर का खाना बनाना, उन्हें खाना खिलाना, उनके कपड़े धोना, ये सब काम करती थी। और इसके अलावा जो उनके बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, वे अपना काम मतलब कि क्योंकि बहुत ही उम्र में उनकी उम्र बहुत कम थी, तो वे अपना खेलते थे, बाकी उनके पास और कोई काम नहीं था, छोटे बच्चे थे। तो क्या हम कह सकते हैं कि शीला और बच्चे बेरोजगार थे? शीला और बच्चे क्या बेरोजगार थे? इनकी जो गिनती है वो श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं की जाएगी। शीला और छोटे बच्चों की जो गिनती होगी वो श्रम शक्ति की जनसंख्या में नहीं की जाएगी। देखिए जो शीला थी, क्योंकि शीला जो है वो घर का काम करती है, शीला क्या करती है? घर का काम करती है, और वो घर से बाहर जाकर काम करने की उत्सुक नहीं है। शीला उत्सुक नहीं है। बेरोजगार उसे कहा जाता है जो उत्सुक होता है, काम करने के लिए उत्सुक होता है, और जो व्यक्ति काम करने के लिए उत्सुक नहीं है उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। तो शीला घर का काम करती है और घर से बाहर जाकर काम करने के लिए, पारिश्रमिक कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाकर काम करने के लिए उत्सुक नहीं है, तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे हैं तो बच्चों को भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो काम करने लायक ही नहीं है। बेरोजगार उसे कहा जाएगा एक से जो काम करने को उत्सुक हो और उनको काम नहीं मिल पा रहा तो उन्हें बेरोजगार कहा जाएगा, और दूसरा जो काम करने के योग्य हों, वो बच्चे जो हैं वो योग्य नहीं है, छोटे हैं, तो उनको भी बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। बेरोजगारी का जो मतलब होगा वो 15 साल से 59 साल के बीच, 15 साल से 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के जो व्यक्ति होंगे जो काम करने के उत्सुक हो, उन्हें काम ना मिल पा रहा तो उन्हें बेरोजगार कहा जाएगा। लेकिन जो 15 साल से नीचे है उसे मान लिया जाएगा कि वो काम करने लायक ही नहीं है। जो 65 साल से ऊपर है वृद्ध लोग, उनको भी मान लिया जाएगा कि वे काम करने योग्य नहीं है, उन लोगों को बेरोजगार कहा ही नहीं जाएगा। बेरोजगार नहीं कहा जाएगा जो 15 साल से 59 साल के बीच हो। तो बच्चों को, जो दोनों बच्चे थे उन्हें बेरोजगार नहीं कहा जाएगा, शीला को भी बेरोजगार इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो काम करने की उत्सुक ही नहीं है। अब देखिए जो गांव और शहरों में जो बेरोजगारी है पाई जाती है उसमें अंतर पाया जाता है। अब भारत में बहुत किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है। गांव और शहरों में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी दर होती है। गांव और शहरों में जो बेरोजगारी थी वो किसका अंतर होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के अंतर होता है। देखिए जो गांव में बेरोजगारी होती है वो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक मौसमी बेरोजगारी। गांव में जो बेरोजगारी होती है वो कौन कौन सी होती है? गांव में बेरोजगारी एक मौसमी बेरोजगारी होती है और एक प्रच्छन्न बेरोजगारी। और कौन? एक होती है मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, और दूसरा जो होता है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये है कि मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये है कि जैसे कि ये कुछ दिन क्या करना है। मौसमी बेरोजगारी में ये होता है कि ये गांव में एक तो ये गांव में पाया जाता है, और दूसरा कि कोई व्यक्ति है जो कुछ दिन काम करे या कुछ महीने काम करे और कुछ महीने उसे काम ना मिले, यानी कि साल एक वर्ष में कुछ महीने वो काम करे ही नहीं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। ये भारत में जो है वो कृषि क्षेत्र में देखा जाता है कि कृषि का काम जब होता है तो व्यक्ति को काम मिलता है, यानी कि कटाई हो रहा है तो उस समय काम मिल जाएगा, बुआई हो रहा है तो उस समय काम मिल जाएगा, या अन्य चीजें जैसे खेतों में अन्य काम होते हैं तो उस समय उनको काम मिलता है। बाकी शेष महीने में वे क्या करेंगे? घर पे बैठे रहेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी। वही बेरोजगारी जो कहलाती है, जो टाइम में काम करते हैं उसके अलावा जो काम जिस समय काम नहीं होता उस समय वो घर पे बैठे रहते हैं, उसी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरा जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसका मतलब क्या होता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है, उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे कि एक खेत है, एक खेत में जैसे कि 5 लोग हैं, ये भी जो होता है वो गांव में ही, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी गांव में ही पाया जाता है।
तो जैसे 5 लोग हैं और वे एक दिन में 1 एकड़ खेत क्या करते हैं, काट लेते हैं। क्या करते हैं, 5 लोग जो है, 5 लोगों का समूह है, वो 1 एकड़ खेत एक दिन में काटते हैं। अब अगर अगले दिन क्या होगा, उसमें 3 लोग और आ गए, यानी कि अब लोगों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। पहले दिन 5 लोग थे और उन्होंने एक दिन में 1 एकड़ खेत काटा। दूसरा जो है, दूसरे दिन क्या होगा कि 8 लोग आ गए, 3 लोगों की संख्या बढ़ गई, 8 लोग आ गए और उन्होंने भी पूरे दिन में क्या किया, 1 एकड़ ही खेत काटा। तो 5 लोगों ने जो काम किया था वही क्या होगा, अगले दिन उतना ही रहा, संख्या तो बढ़ी लेकिन काम का जो उत्पादन हुआ वो ज्यादा नहीं हुआ, उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ। श्रमिकों की संख्या तो बढ़ी लेकिन उत्पादन ज्यादा नहीं हुआ, काम जितना अगले दिन हुआ था उतने ही उसके बाद वाले दिन हुआ। इसका मतलब ये है कि जो 3 लोग थे उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, उन्होंने उस उत्पादन में अपना योगदान नहीं दिया। तो वही जो 3 लोग बचे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगार। उन्हीं 3 लोगों को क्या कहा जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगार। यानी कि जो आवश्यकता, जितने मजदूरों की आवश्यकता हो उससे ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं, मजदूरों की आवश्यकता जितनी है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना कि होना चाहिए, उतना ही उत्पादन होगा, यानी कि उत्पादन बढ़ा नहीं। आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं, उत्पादन उतना ही है, तो जो आवश्यकता से अधिक लोग हैं वही क्या कहलाएंगे, प्रच्छन्न बेरोजगार। जो 3 लोग हैं यही क्या कहलाएंगे, प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। तो ये पाया जाता है ग्रामीण इलाकों में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। वहीं जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में भी बेरोजगारी पाया जाता है। तो जो भारत का शहरी क्षेत्र है वहाँ पे मुख्य रूप से शैक्षिक बेरोजगारी पाया जाता है। कैसा बेरोजगारी, शैक्षिक बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी जो है, मैंने और आंकड़ा आपको बता रहा हूँ कि बेरोजगारी जो है वो विभिन्न देशों में उसकी परिभाषा जो है अलग अलग होती है, उसका जो डिफिनेशन है विभिन्न देशों में बेरोजगारी का वो अलग है। भारत में हमने क्या देखा, भारत में बेरोजगारी किसे कहते हैं कि प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने का जो व्यक्ति इच्छुक है उसको काम न मिल पा रहा हो तो उसे बेरोजगार कहेंगे। लेकिन अब यही डिफिनेशन हर देश में लागू नहीं होता। जैसे अमेरिका है, अब अमेरिका में बेरोजगारी किसे कहते हैं कि जो व्यक्ति के पास जो डिग्री है, व्यक्ति के पास जो डिग्री है उस डिग्री के अनुसार अगर उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो अमेरिका में उसे बेरोजगार कहेंगे। जैसे कि व्यक्ति के पास है इंजीनियरिंग की डिग्री, व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास किसकी डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री, और उसे इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम नहीं मिल पाया, वो मान लीजिए दूसरे किसी क्षेत्र में काम कर रहा है, मान लीजिए वो बैंकिंग का काम कर रहा है, बैंकिंग क्षेत्र में वो काम कर रहा है, इसका मतलब अमेरिका में उसे क्या कहा जाएगा, बेरोजगार कहा जाएगा। अमेरिका में वह बेरोजगार है। तो अमेरिका में जो बेरोजगारी की परिभाषा वो है कि व्यक्ति को अगर उसके क्या कहते हैं, व्यक्ति को अगर उसके डिग्री के आधार पे काम नहीं मिल पाता है तो अमेरिका में उसे क्या कहा जाता है, बेरोजगार कहा जाता है। तो अब आइए शैक्षिक बेरोजगारी के जो भारत के शहरों में पाई जाती है, तो शैक्षिक बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि डिग्री होने के बावजूद भी अगर काम न मिल पा रहा हो, किसी व्यक्ति को अगर उसको डिग्री होने के बावजूद भी काम नहीं मिल पा रहा है, उसके पास विभिन्न डिग्रियां हैं, उसके बावजूद भी उसे काम नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या होता है, शैक्षिक बेरोजगारी कहलाता है। डिग्री के अनुसार काम न मिल पा रहा है तो क्या कहलाता है, शैक्षिक बेरोजगारी। देखिए आंकड़े जो हैं, कुछ आंकड़े हैं जो उसके आधार पर ये पता चला है कि जो उच्चतर डिग्री है, यानी कि हम ये कहेंगे स्नातक की डिग्री या स्नातकोत्तर की जो डिग्री रही है, उन लोगों की बेरोजगारी ज़्यादा है तुलना में उनके जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। मैट्रिक की परीक्षा पास करने वालों की बेरोजगारी दर कम है बनस्पत जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की या स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की, वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है। उन क्षेत्रों में बेरोजगारी क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। तो ये था बेरोजगारी जो भारत के शहरों और गाँव में पाया जाता है। गाँव में कितने, जो गांव में बेरोजगारी होता है वो मौसमी प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है, प्रचंड बेरोजगारी पाया जाता है। और जो शहरों में मुख्य रूप से जो बेरोजगारी पाया जाता है वो कौन सी बेरोजगारी है, शहरों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो है शैक्षिक बेरोजगारी। शहरों में शिक्षा की जो साक्षरता दर है वो अभी हमने पिछले पॉइंट में क्या देखा कि शहरों में जो साक्षरता दर है वो गाँव की तुलना में ज़्यादा है। शहरों में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादातर साक्षर लोग हैं,
तो शहरों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो शैक्षिक बेरोजगारी पाई जाती है, और गांव में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। तो क्योंकि अब बेरोजगारी के जैसे बेरोजगारी जहाँ पे होता है उससे क्या होता है, बेरोजगारी अगर किसी क्षेत्र में ज़्यादा है तो उससे क्या लाभ हानि होता है। अगर जैसे कि किसी परिवार में अगर एक रोजगार है, एक व्यक्ति रोजगार कर रहा है, उसके परिवार में 5 लोग हैं, एक व्यक्ति रोजगार कर रहा है, तो 5 लोग क्या होंगे, उस व्यक्ति पे डिपेंड होंगे, उस व्यक्ति पे क्या होंगे, आश्रित होंगे। तो वो जितना कमाता है वो पूरा परिवार उसको खा रहा है, तो क्या होगा, उसकी बचत ना के बराबर हो जाएगी। तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, अपने परिवार का विकास नहीं कर पाएगा। जब उसका परिवार का विकास नहीं होगा, उस देश का भी विकास नहीं हो पाएगा। तो ये बेरोजगारी क्या करती है, किसी परिवार या देश के लिए काफी हानिकारक है, क्योंकि उससे देश का विकास भी नहीं हो पाता, परिवार का विकास भी नहीं हो पाता। और अगर उसी परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं और 3 लोग या 4 लोग को रोजगार मिला हुआ है, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो उस परिवार की बचत बढ़ेगी, उस परिवार की बचत ज्यादा होगी, तो उससे उस परिवार का विकास होगा, उस देश का भी विकास होगा। तो बेरोजगारी एक देश के लिए काफी बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसको दूर करने के लिए सरकार, विभिन्न देशों की सरकार ने अपने अपने तरीके से क्या किया है, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते रहे हैं। तो बेरोजगारी ये बहुत ही बड़ी समस्या है। तो बेरोजगारी के अलावा जो मनुष्य का काम है, हर जनसंख्या का काम है, वो क्या करना, शिक्षा हासिल करना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, तकनीक शिक्षा हासिल करना, ये पहला काम है। इसके बाद बेरोजगारी आता है। तो पहला जो हमारा उद्देश्य है वो क्या है कि हम शिक्षा हासिल करें, हम शिक्षा ग्रहण करें, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, हम तकनीक शिक्षा कौशल हासिल करें। तो ये मुख्य मुद्दा होता है जो सरकार भी जानते हुए, क्योंकि सरकार भी जानती है कि हर देश की सरकार जानती है कि किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ की जनसंख्या क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या स्वस्थ हो और कुशल हो और शिक्षित हो। तो सरकार समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना जो आवश्यकता, जो भी देश की आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करती रही है। बेरोजगारी को हम ये कह सकते हैं कि बढ़ती जनसंख्या भी बेरोजगारी का बड़ा कारण है। जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतने उद्योग लग नहीं पा रहे हैं, तो इसकी वजह से शैक्षिक बेरोजगारी यहाँ पे पाई जाती है शहरों में, क्योंकि जितने लोगों की जनसंख्या उस हिसाब से जनसंख्या तो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से रोजगार के लिए जो उद्योग लगने चाहिए, जो कंपनी कारखाने लगने चाहिए, वो हो नहीं पा रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का बड़ा कारण है। तो ये था आज का लेसन 2 जो था संसाधन के रूप में लोग। आई होप आपको ये आज का जो वीडियो था उसमें जो मैंने आपको बताए आंकड़े वो समझ में आए होंगे, जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।